हम लोग का जो क्या बोलते हैं, टेक्निकल का जितना भी पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो हम लोग बोले थे कि हम लोग मॉडरेट और टफेस्ट वाला क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ठीक, और जो हमारा 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था हैंड पंप टेक्नीशियन का, तो उससे कंपेयर करके हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे कि कैसे टाइप के फ्रेम होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, मैं 2023 का क्वेश्चंस आपको बोलते जाऊंगी, फिर उसी से रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चंस 5 और क्वेश्चन करते जाएंगे। मीन्स हम लोग 6 क्वेश्चन ऐसे देखते जाएंगे उसी से रिलेटेड करके। ठीक, तो देखिए आप लोग के पास 2023 का क्वेश्चन पेपर होगा, है ना। तो उसमें जैसे कि आप लोग देखोगे, है ना, सामान्य विज्ञान बुनियादी ज्ञान करके जनरल डिपार्टमेंट बेसिक नॉलेज का आप लोगों को 41 से क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। 41 नंबर से क्वेश्चन दिया हुआ था पूरा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका क्या था, पेयजल की वांछनीय कुल कठोरता CaCO3 की सीमा है करके। तो देखो, ये जो हम लोग आज कर रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, है ना। टॉप 30 MCQ है इसमें। ठीक, तो इसमें 13वें नंबर पे है हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये पेयजल की वांछनीय कुल कठोरता CaCO3 की सीमा है करके, है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका, मतलब 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, हैंडपम्प टेक्नीशियन में। तो जो जनरल डिपार्टमेंट था ना हम लोग का, बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट थे हमारे, बेसिक जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज और एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ स्किल नॉलेज। तो बेसिक जनरल डिपार्टमेंट का जो है उसमें का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि 2023 का जो आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था हैंडपम्प टेक्नीशियन का, तो ये वाला आपका आया था। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पेयजल की वांछनीय कुल कठोरता CaCO3 की सीमा क्या होती है करके। ठीक, तो इसका आंसर आपका 300 मिलीग्राम पर लीटर था। क्या था, 300 मिलीग्राम पर लीटर अधिकतम, है ना। तो ये आपका राइट आंसर था। ठीक, तो थ्योरी आप लोग पढ़ लो, फिर उसके बाद 2023 का हम लोग क्वेश्चन पेपर करते जाएंगे, साथ में उससे और रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, पेयजल में पीएच का वांछनीय मान कितना होता है। तो इसको कितने बार हम लोग थ्योरी सेक्शन में भी रटे थे। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका पीएच मान। इसमें से राइट आंसर क्या है, 6.5 टू 8.5 होता है। जो आपका पेयजल में पीएच का वांछनीय मान कितना होता है आपका, 6.5 टू 8.5 होता है ना। तो इस तरीके से ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फिर देन हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड, और कि पेयजल में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा क्या होती है करके। ठीक, पेयजल में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा क्या होगी। तो ये जो फ्लोराइड बोलेगा अगर, तो क्या लगाना है आपको, 1.0 मिलीग्राम पर लीटर लगाना है। क्या लगाना है 1.0 मिलीग्राम पर लीटर लगाना है। ठीक, उसके बाद लोह का पूछा है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा है वो आयरन का पूछा है ना। तो आयरन अगर पूछेगा, लोह पेयजल में अगर आयरन की अधिकतम वांछनीय सीमा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। और जब हम लोग ऊपर जब क्वेश्चन देखे थे अभी जस्ट फ्लोराइड करके जो पूछा था, है ना, तो फ्लोराइड का क्या लगा लेंगे हम लोग, 1 लगा लेंगे, और पेयजल में लोह आयरन का क्या लगा लेंगे, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर लगाएंगे। ठीक, फ्लोराइड का क्या लगाना है, 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, फ्लोराइड का फ्लो में बह रहा मीन्स ऐसा, मतलब याद करने के लिए फ्लोराइड का फर्स्ट 1 आएगा उसमें। ठीक, लोह में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, 3.0 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, इसका याद रख लेना कि लोह का आपका 0.3 मिलीग्राम पर लीटर है और उसका आपका फ्लोराइड में फर्स्ट है मीन्स 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, ऐसे करके याद कर लेना। फ्लोराइड अगर बोला तो हम लोग क्या लगाएंगे, 1.0 मिलीग्राम पर लीटर, और वहीं अगर लोह बोला तो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर लगाएंगे करके। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लेना, इसको याद कर लेना। ठीक, अब चलते हैं अगला, पेयजल में नाइट्रेट करके बोलेगा अगर। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है आपका पेयजल में नाइट्रेट करके अगर पूछेगा, NO3 नाइट्रेट। ठीक, तो इसमें क्या लगाना है आप लोगों को, अगर नाइट्रेट का बात किया, NO3 का बात किया, तो अधिकतम सीमा कितनी होगी, तो कितना होना चाहिए, 45 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ठीक, इसका कितना होगा, 45 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, एग्जैक्ट डाटा इसका याद कर लेना, रट्टा मार लेना इसको। ठीक, कि हम लोग जब पेयजल फ्लोराइड देख रहे थे तो 1.0 मिलीग्राम पर लीटर था, लोह का देख रहे थे तो कितना था, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर था, नाइट्रेट का देख रहे थे तो 45 मिलीग्राम पर लीटर था NO3 आपका। देन हम लोग आते हैं 18 नंबर में, अब क्लोराइड का पूछ रहा है। ठीक, Cl का। ठीक, क्लोराइड का पूछ रहा है, तो क्लोराइड में क्या हो जाएगा आपका, 250 मिलीग्राम पर लीटर होगा। कितना होगा, 250 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा क्लोराइड का बात किया तो। ठीक, इसकी वांछनीय सीमा कितनी हो जाएगी, 250 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट डाटा आप लोगों को क्या रखने हैं, इसके याद रखते हुए चलना है। ठीक,
और पीएच मान कितना था 6.5 टू 8.5 था, ठीक, उसको भी याद रख लेना। तो वही चीज़ है, उसी को ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, पीने के पानी की वांछनीय पीएच मान कितना होगा, तो वही आपका 6.5 टू 8.5 होता है। पीएच मान 7 क्या दर्शाता है, तो देखिए हम लोग जो पीएच अपना स्केल जो होता है मापक है ना, तो 7 वाला क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन होता है आपका, है ना। और इसके इस पर वाला क्या हो जाता है आपका, अम्लीय प्रवृत्ति को दिखाता है ना, एसिड को, ठीक। और बेस जो आपका क्षारीय है वो क्या हो जाता है 7 के बाद वाला, ठीक, इस साइड वाला। तो इसको याद रखना, पीएच मान जो रहता है वो क्या है, उदासीन 7, और इस साइड का जो हो जाएगा 7 से इधर कम नंबर वाले जितने भी 6, 5, 4 जो भी, तो वो आपके एसिड अम्लीय होते हैं, और इस साइड का आपका बेस क्षारीय होता है 7 के बाद वाला 8, 9, है ना। तो इस चीज़ को, इस डाटा को भी याद रख लेना। तो यहाँ पे 7 ना अम्लीय होगा, ना क्षारीय होगा, ना शुद्ध जल, क्या होगा, तटस्थ जल होगा, क्या होगा, तटस्थ जल होगा। तो 20 नंबर का वो लगा लीजिए आप लोग, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, अगला क्वेश्चन, यदि किसी पानी का पीएच मान 5.5 है तो वह कैसा होगा। तो देखो 7 से कम है, 7 से कम है मीन्स अम्लीय या उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, है ना। उसके बाद यदि पानी का पीएच मान 9.0 है तो वह क्या होगा। तो देखिए 7 के बाद वाला है, 7 के बाद वाला है, तो ये अम्लीय नहीं होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक। तो 22वें नंबर का क्या आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, कि ये क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 के बाद वाला है, 7 के पहले वाला क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक। उसके बाद है पानी का, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 23वें का, पानी का पीएच मान किस उपकरण से मापा जाता है, ठीक। तो क्लोरीन मीटर दिया है, टर्बिडिटी मीटर, कंडक्टिविटी मीटर, तो ये सबसे नहीं नापते हैं हम लोग, किससे नापते हैं आपका, इससे मान नापते हैं, किससे नापते हैं, पीएच मीटर से नापते हैं, किससे, पीएच मान जो निकालते हैं ना, पीएच मीटर से नापते हैं, ठीक। पानी का, कोई भी पानी का रहता है उसका पीएच मान कितना है, पीने योग्य है कि नहीं है करके इससे नापा जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं 24वें नंबर का क्वेश्चन, कि पीने के पानी का पीएच मान 6.5 से कम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वही चीज़ जो मैंने बताया, जो हम लोग पीएच मीटर रखे रहते हैं, 7 हमारा क्या होता है, उदासीन होता है, और इस साइड का पोर्शन हमारा क्या होता है, अम्लीय, जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं, और इस साइड का क्या होता है, क्षारीय, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे 6.5 का बात किया, तो 6.5 मान लो यहाँ पे है, तो क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है पानी का रंग नीला हो जाएगा, तो क्षार अवस्था में नीलापन देखते हैं हम लोग, क्षार अवस्था में ना, स्वाद मीठा हो जाता है तो नहीं, थोड़ा खट्टा टाइप का होगा, और पाइपों में जंग लग जाती है, ठीक। पानी उबालने पर कठोर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि कठोर पानी को और जैसे उबालते हैं तो वो और थोड़ा पीने लायक बन जाता है। जहाँ पे कठोर पानी होता है, जहाँ पे झाग नहीं निकलता, उस पानी को उबाल करके पीते हैं, ठीक। अक्सर बेमेतरा झीलों के साइड ऐसा टाइप का पानी देखने को मिलता है। अब देखिए, तो ये पाइपों में क्या होता है, जंग लग जाती है। ये जो आपका पीने का पानी जो पीएच मान 6.5 कम होने पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ऑप्शन से हम लोग को कोरिलेट करना है। तो ऑप्शन क्या लगा लेंगे हम लोग, पाइपों में जंग लग जाती करके। तो 24वें का क्या ऑप्शन लग जाएगा आप लोगों का, बी नंबर का ऑप्शन लग जाएगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है जल जीवन मिशन। तो देखिए जो जल जीवन मिशन करके हम लोग का जो चैप्टर था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो उसको देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा था, उसको देख लेते हैं। देखिए अभी जो हम लोग सबसे पहले जो अभी किए पेयजल की वांछनीय कुल कठोरता CaCO3, तो उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन को देख लिए कि फ्लोराइड कितना होता है, लोह कितना होता है, आयरन, है ना, और आपका क्या बोलते हैं क्लोरीन कितना होता है, उसको देख लिए। अब आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे का क्वेश्चन जल जीवन मिशन वाला। तो जल जीवन मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका 45 नंबर का, 2023 का जो हैंडपंप टेक्नीशियन हुआ था उसमें 45 नंबर का क्वेश्चन था। जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर को खालिस्तान के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है करके, यही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से आपका जल जीवन मिशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो नल था, हम लोग पढ़े थे ना उसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में क्या देना था, नल कनेक्शन देना था। अब ये नहीं कि उस मिशन के तहत हर घर तो नल दे दिए, पर ऐसा भी था उसमें मेन एम कि हर घर नल तो दिए, और पानी जो जा रहा है वो मतलब कि पीने योग्य जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। ये भी उसमें इनबिल्ट था, है ना। जल जीवन मिशन जो हम लोग देखे थे पूरा, उसमें ईयर भी मैं याद करवाई थी आप लोगों को। BIS मानक भी होता है। चलिए बताइए BIS मानक क्या होता था, भारतीय मानक ब्यूरो जो होती है वो कौन सा स्टैंडर्ड सेट करके देती थी जल का, मैंने याद करवाया था आप लोगों को, ठीक। बताइए आप लोग। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 26वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपका कि जो आपका जल जीवन मिशन है ना, जल जीवन मिशन का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो कौन से मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। अब कन्फ्यूजन ना इसमें और इसमें नहीं होता है, इसमें होता है दोनों में। ग्रामीण विकास मंत्रालय है कि जल शक्ति, पर हम जल शक्ति मंत्रालय ही लगाएंगे, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक।
ग्रामीण विकास मंत्रालय करके भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, सभी के घर में जाना चाहिए जल कनेक्शन ऐसा करके, तो पर जल के तहत है तो जल शक्ति आएगा आपका, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक, उसके बाद देखिए, जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी ग्रामीण घरों को जल से जल उपलब्ध कराना था। अब तो 2025 आ गया है, तो कब तक कराना था इनका उद्देश्य? 2024 तक। ठीक, कब तक कराना था इनका उद्देश्य? 2024। तो इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन सी आ जाएगा आपको। देखिए, इजी क्वेश्चन का ही पैटर्न पूछा है, जो पैटर्न पूछा उसी को पढ़ रहे हैं। पहले वाले में डाटा पूछा था, है ना, वांछी मान कितना होता है करके, तो वैसे टाइप का क्वेश्चन देखे। जल जीवन मिशन से क्या ही पूछेगा, मतलब ये बेसिक टॉपिक्स है तो इजी ही लगेगा इसका क्वेश्चन। ठीक, हर घर जल नारा किस योजना से संबंधित है, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो कंफ्यूजन होगा कि नमामि गंगे से होगा क्या, तो नमामि गंगे में तो गंगा साफ मतलब गंगा को क्या करना था, स्वच्छ बनाना था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत है क्या, जल शक्ति अभियान से रिलेटेड है। अगर नहीं पढ़े तो ईजिली जल जीवन मिशन के रिलेटेड था, तो क्या आ जाएगा आपका 28वें नंबर का बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा कि बी ऑप्शन होगा आपका करके आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद देखिए 29 नंबर का, जल जीवन मिशन के तहत किस प्रकार के जल उपलब्ध कराया जाता है, तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है इनका मिशन। ठीक, उसके बाद देखिए, जल जीवन मिशन किस प्रकार की योजना है। अब देखिए, ये केवल राज्य सरकार की है कि केवल केंद्र सरकार की योजना है, ये वाला क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आपका दोनों का संयुक्त योजना था। क्या था? दोनों का संयुक्त योजना था। इसमें केंद्र सरकार भी योगदान दे रही थी और राज्य सरकार भी योगदान दे रही थी। ठीक, तो इस चीज़ को भी याद रखना कि जल जीवन मिशन जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की योजना से मिलकर बनी है। ठीक, तो जल जीवन मिशन वाला जो मैं थ्योरी सेक्शन पढ़ाई हूँ उसको और जाके रिवाइज करना, फिर एमसीक्यू लगाना। अब देखिए, हम लोग 13वें नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे ना, तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक, 13वें का नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। अब देखिए, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसमें जल चक्र के चरण शामिल, तो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था आपका पेपर में, उसको देख लेते हैं। तो ये आपका ये आपका 43 नंबर का जो क्वेश्चन था, है ना, जो 2023 का टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसका है कि निम्नलिखित में से किसमें जल चक्र के चरण शामिल। तो देखते ही स्टार्ट पता चल जाता है कि यह आसमान नहीं हो सकता, शुद्धिकरण नहीं हो सकता, दहन वाष्पीकरण में होता है आपका जल चक्र, है ना, वाष्पीकरण। हम लोग पढ़े भी हैं वाष्पीकरण कैसा होता है, मीन्स कोई भी नदी नाला है, समुद्र है, वहाँ पे क्या होता है आपका, जैसे सूर्य की रोशनी है तो सूर्य क्या करता है, जल को ऊपर खींचने का काम करता है ना, जल को मतलब धूप से ऐसे लेने का काम करता है ना, उसी को बोलते हैं वाष्पन हो रहा है करके। फिर वही वाष्पन क्या होता है आपका, फिर वापस से वर्षा कराता है। तो ये जल चक्रण है कि जल यहीं से लेके वापस से वर्षा के थ्रू फिर नीचे दे रहा है ना, जमीन में फिर से दे रहा है, तो यही होता है आपका जल चक्र। तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, वाष्पीकरण आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, जल चक्र का कौन सा चरण सूर्य की उष्मा से प्रारंभ होता है, तो सूर्य की उष्मा से कौन सा प्रारंभ होगा आपका, वाष्पीकरण पहले होगा। ठीक, सूर्य की उष्मा कहाँ पे लगती है आपकी, वाष्पीकरण में लगती है। ठीक, अब देखिए इसी में संघनन क्या होता है उसको भी जान लीजिए यहीं पे। देखिए, जब वायुमंडल में क्या होता है, ठंडक मिलता है, वायुमंडल में क्या होता है, जैसे आपका ये वायुमंडल है, जैसे हम लोग पर्यावरण, जब हम लोग का बेसिक एक चैप्टर होता था तो हम लोग पढ़ते भी थे ऐसे टाइप का, यहाँ पे सूरज होता था, है ना। तो देखिए यहाँ पे जब वाष्पन हो रहा है, मतलब सूर्य की रोशनी से वाष्पन हो रहा है, जब ऊपर साइड में फिर ठंडक मिल जाएगा, है ना, तो जल वाष्प जो होता है, जो यहाँ पे जल वाष्प आएंगी वो क्या होगी, बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी। जो जल वाष्प होगा, है ना, वो क्या होगी, बूंदों में आपका बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी। फिर वो क्या करेगी, बादलों का निर्माण करेगी। फिर बादलों का निर्माण करने के बाद क्या करेगी, वर्षा कर देगी। बादलों का निर्माण करने के बाद क्या कर देगी, वर्षा कर देगी। तो इस तरीके को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संघनन वो चीज़ कहलाता है। ठीक है, वाष्पीकरण में क्या है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से वाष्प के थ्रू आपका जो भी सतह का पानी हो, जिस भी सतह का पानी हो ऊपर जा रहा है वो वाष्पन। और संघनन में क्या होगा, यही चीज़ जो ऊपर जा रहा है वो ठंडा होकर क्या करेगा, बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा, बादल बना देगा, फिर वर्षा होगा, है ना। तो वही चीज़ क्या कहलाता है आपका, संघनन कहलाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन। ठीक, वही है, जब जल वाष्प बादलों में बदल जाता है, तो वही मैंने बताया, जल वाष्प ऊपर जाके क्या कर रहा है आपका, ठंडक जो उसको वातावरण मिला तो उसमें क्या बन रहा है, वो बूंद 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 बन रहा है ना, और क्या कर रहा है वही, फिर उसी को ही
बादल बना रहे, फिर उसके बाद वर्षा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यही क्या कहलाता है आपका, संघनन कहलाता है ना। तो क्या आ जाएगा, थर्ड का संघनन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर वर्षा का जल किस प्रक्रिया से फिर नदी और समुद्रों में पहुंचता है। तो किसके कारण पहुंचेगा, ये प्रवाह के कारण पहुंचेगा। ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ पे तीन चीज समझे हैं हम लोग। फर्स्ट क्या होगा, वाष्पीकरण। जब सूर्य क्या कर रहा है, आपका जो भी सतह है, जैसे नदी, तालाब, समुद्र हो गया, जहां भी, वहां से क्या कर रहा है, वाष्पित होकर जल को ऊपर ले रहा है, वो वाष्पीकरण। संघनन, जब यही वाष्पित जल ऊपर में ठंडक होकर क्या कर रहे हैं, बूंद बन रहे हैं और बादल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो वर्षा होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रवाह बोलेंगे। तो इस चीज को याद रखना। ठीक, फोर्थ नंबर का क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, प्रवाह करके आ जाएगा। देखिए हमारे यहाँ क्या है, अमीन पटवारी का भी कोर्स चलाया जा रहा है ना, और 7 दिसंबर को आप लोग का एग्जाम है। तो आप लोग चाहे तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, अपडेटेड नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, इसमें कंप्यूटर की लाइव क्लासेस चल रही हैं, अभी मॉडर्न हिस्ट्री का भी लाइव क्लास चल रहा है। ठीक, तो अमीन पटवारी के कोर्स का भी ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ भी जैसे जानना हो तो आप लोग इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक, 8770123687 पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र का कौन सा चरण बादलों के रूप में जल वाष्प के ठंडा होने से जुड़ा होता है करके बोल रहा है, 5th नंबर का क्वेश्चन। तो ये वाला आपका संघनन ही है। ठीक, क्या है, जल चक्र का कौन सा चरण बादलों के रूप में जल वाष्प के ठंडा होने, जल वाष्प जो ऊपर गया ठंडा हुआ, फिर बादलों में वो बूंदों में परिवर्तित हुआ, बादल बना। ठीक, फिर उसके बाद जल किया, संघनन। ठीक, इस चीज को याद रखना। फिर उसके बाद है जल चक्र का अंतिम चरण कौन सा होता है जिसमें पानी पुनः पृथ्वी पर वापस आता है। तो क्या होता है आपका, वर्षण। ठीक, क्या होता है ये, वर्षण। प्रवाह क्या है, जब बारिश हो रही है और पूरा नीचे में पहुंच गई तो क्या कहलाया जाएगा, वो वर्षण कहलाया जाएगा। ठीक, अंतिम चरण, सबसे अंतिम चरण करके बोलेगा तो से पानी पुनः पृथ्वी पर वापस आता है, वर्षण। ठीक, देखिए 4 चीज पढ़े हैं हम लोग। ठीक, वाष्पीकरण पढ़े हैं, जो सूर्य वाष्पित होकर जल को ले रहा है। फिर उसके बाद संघनन पढ़े हैं, जो मतलब वाष्पित होकर ऊपर गया, ठंडा हुआ, बूंद बनाया, बादल बनाया, फिर पानी जब गिरा उसको प्रवाह हुआ, और जब पूरा अंतिम चरण जब नीचे में पूरा पहुंच गया, पुनः पृथ्वी पर वापस आता है, वो क्या कहलाता है आपका, वर्षण। ठीक, इसको याद रखना, 6 नंबर का। उसके बाद है नीचे दी गई विभिन्न विधियों में कौन सी विधि ट्यूब पाइप को मोड़ने की विधि नहीं है। अब देखिए जो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये जब आप लोगों का 2023 का टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, है ना, तो उसमें 42 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक, कि नीचे दी गई विभिन्न विधियों में कौन सी विधि ट्यूब पाइप को मोड़ने की विधि नहीं है करके। जो आपका ट्यूब पाइप होता है उसको मोड़ने की विधि नहीं है करके पूछ रहा है। तो इसमें दिया संपीड़न का झुकना, रोटरी डॉ झुकना, रोल झुकना, शक्ति का झुकना। तो देखिए संपीड़न झुकना, जो इसका एक मुड़ाव होता है ना, जो ट्यूब पाइप होता है उसका मुड़ाव होता है। संपीड़न एकदम सूखड़ा टाइप का है ना, तो वो रोटरी डॉ से झुकाते हैं, जो रोटरी करके रोटेट करके, है ना, रोल से झुकाना। तो ये तीनों विधियाँ होती हैं। ठीक, ये तीनों होती हैं। ठीक, जो ट्यूबवेल होता है हम लोग पढ़े थे, इसको 3 टाइप देखे थे ना इसका। ठीक, तो वही है, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल देखे थे हम लोग। ठीक, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल देखे थे। ठीक, याद आया, तो वही सब चीज़ है। तो उसी तरीके से, और मोड़ने की विधि नहीं है करके पूछ रहा है, तो क्या नहीं है आपका, शक्ति का झुकना। ठीक, मोड़ने की विधि नहीं है, क्या है, ये वाली। ठीक, शक्ति का झुकना। तो ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे ट्यूब या पाइप को मोड़ने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको एलिमिनेशन से बना। देखिए लेथ मशीन में तो हम लोग मोड़ने के लिए मशीन का उपयोग नहीं करते हैं, तो लेथ मशीन तो ऐसे ही कट गया। ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करने के लिए यूज होता है, तो ये भी कट जाएगा। शेपर मशीन में शेप देने के लिए। फिर उसके बाद क्या, मोड़ने के लिए, तो पाइप बेंडर का, बैंड कर रहे हैं, है ना, मोड़ रहे हैं पाइप बेंडर से। तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। 8 नंबर का क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन आ जाएगा, पाइप बेंडर करके। ठीक, 8 नंबर का क्या आ जाएगा, पाइप बेंडर करके। तो इसको लगा लीजिएगा। उसके बाद दिया है रोटरी ड्रॉप बेंडिंग विधि में पाइप को किसके चारों ओर मोड़ा जाता है करके पूछ रहा है। ठीक, जो रोटरी ड्रॉप बेंडिंग विधि में पाइप को किसके चारों ओर मोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देख के एक चीज देख रहे होगे आप लोग, डाई स्टॉक करके हम लोग पढ़े थे। डाई होता था, है ना, और एक ऐसा वाला होता था। ठीक, डाई वाला डायग्राम हम लोग देखे थे ना, डाई स्टॉक करके पढ़े थे। मेथड्स ऑफ डाई भी पढ़े थे, है ना। तो उसी चैप्टर से कोरिलेट करके पूछा है। तो रोटरी ड्रॉ बैंडिंग विधि में पाइप को किसके चारों ओर मोड़ा जाता है, तो किसके चारों ओर मोड़ते हैं, डाई के चारों ओर मोड़ते हैं। ठीक, डाई के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, मोड़ते हैं उसको। इस चीज को याद रखना। ठीक, 9 नंबर का डाई करके ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद है कौन सी पाइप बेंडिंग विधि मोटी दीवार वाली पाइपों के लिए उपयुक्त होती है करके पूछा है। ठीक, 10th नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए संपीड़न झुकाना, ये तो नहीं होगा आपका। रोल झुकाना भी होगा। रोटरी ड्रॉ को जब हम लोग झुकाते हैं तो ये आपका मोटी दीवार वाली पाइप के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, रोटरी ड्रॉ को जब हम लोग झुकाएंगे, हाथ से झुकाने से नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक,
इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, रोटरी ड्रॉ झुकाना। ठीक, कौन सी पाइप बेंडिंग विधि मोटी दीवार वाली पाइपों के लिए उपयोग होती है, तो मोटी दीवार वाली जो पाइप होती है वो किसके लिए होती है आपकी, ये रोटरी ड्रॉ झुकाने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, रोटरी ड्रॉ होता है उसको झुकाने के लिए, बेंड करने के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक, रोटरी ड्रॉ झुकाना, इस चीज़ को याद रखना। संपीड़न के लिए तो नॉर्मल वाला यूज होता है। ठीक, रोल झुकाने के लिए भी नॉर्मल वाला। उसके बाद है रोल बैंडिंग में पाइप को कैसे मोड़ा जाता है करके पूछ रहे हैं। जो आपका रोल बैंडिंग होगा उसमें, तो रोल बैंडिंग जब करते हैं हम लोग तो 3 तरीके से, 3 रोलर्स के बीच दबाकर, जो 3 रोलर्स होते हैं आपके, है ना, 3 रोलर्स को एक साथ रख के 3 रोलर्स के बीच दबाकर करते हैं। रोलर बैंडिंग में पाइप को कैसे मोड़ते हैं, 3 रोलर्स के बीच दबाकर, हथौड़े से मारकर। हथौड़े से तो मारेंगे तो और बैंडिंग होगा क्या, अच्छे से नहीं होगा, है ना, उसमें और डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, गर्म करके नहीं करेंगे, कटिंग करके भी नहीं करेंगे, एलिमिनेट करके बनाना। ठीक है, एलिमिनेट करके बनाना क्वेश्चंस को। तो 3 रोलर्स के बीच दबाकर हम लोग क्या करते हैं, पाइपों को मोड़ते हैं। आप लोग देखो भी होगे, मतलब कि ऐसे टाइप के रोलर चल रहे होते हैं, ऐसे 3 रोलर चल रहे हैं, कुछ भी चीज़ को ऐसे डाल रहे हैं तो ऐसे ऐसे करके फिर बाइंड होके निकल रहे हैं ना, तो इस तरीके से कंपेयर करके इसको याद कर लेना। ठीक, उसके बाद है पाइपों को मोड़ने से पहले उसमें रेत भरने का उद्देश्य क्या होता है करके पूछ रहे हैं। ठीक, 12 नंबर का। तो जो पाइप होता है आपका, है ना, तो पाइपों को मोड़ने से पहले उसमें रेत भरने का उद्देश्य क्या होता है, झुकने पर, सिकुड़ने या फटने से बचाना। जब उसको हम लोग मोड़ेंगे, झुकाएंगे, तो सिकुड़ने से, फटने से उसको बचाने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, रेत भरते हैं। ठीक, सीधा रखने के लिए नहीं। जनरली जब हम लोग ऑप्शंस देखेंगे, अगर नहीं पढ़े तो डायरेक्ट वही करेगा कि रेत भरने तो सीधा रखने के लिए किया होगा करके। ठीक, सीधा रखना है तो एक रोल, लोहे का रोल भी लगा के हम लोग रख सकते हैं सीधा रखने के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, झुकने व सिकुड़ने या फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेत भरते हैं। ठीक, वजन बढ़ाने के लिए क्यों करेंगे भाई, पाइप को ठंडा रखने के लिए नहीं। ठीक, झुकने पर, सिकुड़ने या उससे बचाने के लिए करते हैं। ठीक, 12 नंबर का। तो इसी तरीके से हम लोग अभी टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं। 30 क्वेश्चन मीन्स हम लोग, मैं बता देती हूँ यहाँ पे आप लोग को, देखिए जैसे 30 MCQ किए हम लोग, तो हम लोग देखिए आपका 30 MCQ है, तो हम लोग 6 क्वेश्चन देखे हैं। 6 12 36 24 6 35, मतलब कि टोटल 5 चैप्टर का हम लोग देखे हैं। ठीक, टोटल 5 चैप्टर का देखे हैं, 6 क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, इसका जो 2023 में जो क्वेश्चन आया था आपका हैंडपंप टेक्नीशियन का, उसका क्वेश्चन लिया, बाकी 5 हम लोग न्यू उसी से एनालाइट करके निकाले हैं, है ना। वैसे इसका भी 2023 का क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी 5 एनालाइट करके निकाले हैं, 5 भी एनालिटिक लाइट करके निकाले हैं। ठीक, तो इस तरीके से निकाला हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक, देखिए खुद इजी क्वेश्चन, जल चक्र से कितना इजी क्वेश्चन पूछा था वाष्पीकरण करके, है ना। और ये वाला CaO3 जो डाटा वाला है, इसको ज़रूर याद रखना, जो 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन था। ठीक, कितना होता है CaCO3 का, तो ये फ्लोराइड का याद रख लेना, लोह का याद रख लेना, नाइट्रेट का याद रख लेना। ठीक, और बाकी तो pH मान, वही pH स्केल को याद रख लेना, pH मीटर को, तो उसके थ्रू आप लोग को पता चल जाएगा उसका, है ना। तो इस तरीके से याद कर लेना पूरा। और जल जीवन मिशन के बारे में याद रख लेना कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है ना। और BIS स्टैंडर्ड जरूर याद करना। आप लोग बताना कि BIS स्टैंडर्ड इसका क्या है, 2004 वाला है, 2012 वाला है, कौन सा वाला ईयर वाला है। मैंने याद करवाया था आप लोगों को, 1445 ऐसा करके कुछ याद आ रहा होगा तो बताइए, इसको याद करिएगा। ठीक, 2024 का मिशन था ये, तो ये सब चीज़ को याद रखना। ठीक, बाकी और हम लोग फिर 30 MCQ इसी तरीके से करके जो क्वेश्चंस बने हुए हैं हमारे 2023 के, उसको कंपेयर कर करके पढ़ते जाएंगे। ठीक, फिर बाकी कुछ डाउट होगा तो लाइव सेक्शन होगा ना, तो उसमें आप लोग अपना डाउट पूछ लीजिएगा। और सिलेबस का जैसे कुछ पोर्शन जैसे बचा हुआ है ना, तो उसको भी मैं बाद में एनालिसिस कर लूँगी, फिर उसमें डाल दूँगी। बाकी कैलकुलेशन का, मैथ्स का आज अपडेट हुई हैं 3 क्लासेस, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स वाला भी डल चुका है आप लोगों का। तो करंट अफेयर जो समसामयिक करके है छत्तीसगढ़ का और भारत का समसामयिक, तो थोड़ा देख लीजिएगा उसका, है ना, 2025 का। और बचा इस मंथ का, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, ऐसे मंथ का नहीं मिलेगा अभी, तो उसको ना योगेंद्र सर जी अभी कराएंगे लास्ट सेशन में, तो उसके थ्रू फिर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा समसामयिक वाला पार्ट भी। ठीक, तो पढ़ते चलिए। और एक और चीज़, जैसे आपका जो यूनिट सेक्शन वाला, जो यूनिट वर्कशॉप साइंस वाला है, उसमें ये एक चैप्टर था आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय करके। तो पाइथागोरस प्रमेय वही हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार का वर्ग ऐसा करके है। तो ट्रिग्नोमेंट्री जब हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय, तो उस वाले चैप्टर में है। तो ट्रिग्नोमेंट्री करके भी अपडेट हुआ है, आज ही क्लास अपडेट हुआ है, मैथ्स वाले पोर्शन में जाके देखना, तो उसके बाद वहाँ से हो जाएगा आप लोग का। ठीक, कोर्स कंप्लीट।